भारत और चीन के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो आपको दो छोटे छोटे देश दिखाई देंगे। ये देश हैं नेपाल और भूटान। दोनों देश इतने छोटे हैं कि भारत और चीन के कई स्टेट्स भी इनसे बहुत बड़े हैं। आमतौर पर बड़े देशों के बीच में छोटे देशों का सरवाइव कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर इन देशों पर नजर होती है बड़े देशों की। अब जैसे तिब्बत को ही ले लीजिए, जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया, या फिर कुछ दूर और जाएं तो एक वक्त पर यूएसएसआर ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, या फिर इतिहास में देखें तो एक समय पर पोलैंड को भी ऐसे ही ऑस्ट्रिया, रशिया और प्रूशिया के बीच बांट लिया गया। लेकिन ये देश आज भी अलग होने से बचे रहे। यही नहीं, भारत में 500 साल पहले मुगलों ने और फिर ब्रिटिशर्स ने इतना बड़ा साम्राज्य चलाया, जिनकी नज़र हमेशा छोटी छोटी रियासतों को हड़पने पर लगी रही। तब भी ये देश यानी भूटान और नेपाल, सवाल आता है कि बचे कैसे रहे। अगर आप देखें तो ये भारत या चीन का हिस्सा नहीं है। सदियों से इन दोनों देशों ने किसी भी देश में मिलने की इच्छा नहीं की। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भारत और चीन ने कभी भी इन दोनों देशों को अपने में मिलाने की कोशिश क्यों नहीं की? आखिर क्या है इनमें ऐसा और क्या है इनका इतिहास? कैसे ये बचे रहे इन दोनों देशों में मिलने से? आज यही कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। सबसे पहले तो अगर आपको बताऊं तो भारत की आज़ादी से पहले तक नेपाल और भूटान के साथ साथ सिक्किम भी एक ऐसा राज्य था जो कि स्वतंत्र देश हुआ करता था, लेकिन वो बाद में भारत में मिल गया। इस वजह से भी नेपाल और भूटान की कहानी और ज़्यादा रहस्यमयी हो जाती है। तो जब तक सिक्किम भारत में नहीं मिला था, तब तक इन तीनों देशों यानी नेपाल, भूटान और सिक्किम को अपने अस्तित्व के लिए भारत और चीन के आसपास मौजूद राजाओं से लड़ाई लड़नी पड़ती थी। हालांकि 18वीं सदी में इन तीनों को बढ़त मिली, जब भारत में मुगलों की सत्ता ने नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया दक्कन में यानी साउथ इंडिया में। औरंगजेब की दक्कन नीति ने मुगलों को दक्कन में कुछ खास कामयाबी तो दिलाई नहीं, लेकिन इसके बाद मुगल और ज़्यादा कमज़ोर होते चले गए। इस कमजोरी के दौर में नेपाल, भूटान और सिक्किम के राजाओं को आजाद होने में मदद मिली। मुगलों का जब पतन हुआ तो मराठों ने कुछ वक्त के लिए देश भर में अपना परचम लहराया, लेकिन ईस्ट का ये वाला हिस्सा अछूता ही रहा। फिर मराठों के पतन के बाद देश में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के पास पूरे भारत पर कंट्रोल करने की ताकत थी नहीं, इसलिए उन्होंने कुछ प्रिंसली स्टेट्स बनाए। इसका मतलब यह था कि इन राज्यों में लोकल राजाओं का रूल तो रहेगा, लेकिन वो ब्रिटेन के प्रति वफादार रहेंगे। इस तरह से ये प्रिंसली स्टेट्स अंग्रेजों के खिलाफ बगावत ना करने तक आज़ाद रह सकते थे। इसी दौर में जब भारत में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ रहा था, तब नेपाल का भी प्रभाव बढ़ता जा रहा था। यहाँ के शाह राजवंश ने भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ चाइना और तिब्बत के हिस्सों पर भी राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। जाहिर है कि इससे भारत में बैठी ब्रिटिश हुकूमत और नेपाल के बीच में टकराव पैदा हुआ। अंग्रेज चाहते थे कि वो हिमालय के रास्ते से होकर चाइना से ट्रेड करके सर्वे कर सके। इसका नतीजा निकला एक युद्ध के रूप में। 1814 में इस युद्ध में नेपाल की हार हुई और फिर दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ। कहा गया कि ब्रिटेन को व्यापार में रियायत मिलेगी, बदले में नेपाल ब्रिटेन पर हमला नहीं करेगा। इसी तरह से सिक्किम को ब्रिटेन ने ट्रेड के बदले में अपना प्रोटेक्टरेट स्टेट बना लिया, यानी कि वो देश जिसके संरक्षण की जिम्मेदारी ब्रिटेन की थी। इस तरह से बिना डायरेक्ट कब्जा किए ही नेपाल और सिक्किम ब्रिटेन के लिए सेफ हो गए। अब ऐसे ही बात करते हैं भूटान की। तो सबसे पहले तो इस जगह पर अधिकार करने में ब्रिटेन को एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई। असल में अंग्रेज जब पहली बार इस एरिया में आए तो उन्हें पता ही नहीं था कि चाइना का एम्पायर कहां पर खत्म होता है। भूटान और चाइना की नज़दीकी की वजह से अंग्रेजों को पहले लगा कि भूटान चाइना का ही हिस्सा है। इसकी वजह यह भी थी कि भूटान बेहद छोटा सा देश था और अंग्रेजों ने इसे एक आज़ाद राज्य समझने की बजाय चाइना का ही एक हिस्सा मान लिया। जब अंग्रेजों की कंफ्यूजन दूर हुई तो उन्होंने तुरंत भूटान पर हमला किया। इस हमले के बाद भी ब्रिटेन भूटान के बड़े हिस्से पर कब्जा नहीं कर पाया। आखिर में डील करने के बाद ब्रिटेन को दार्जिलिंग वाला कुछ हिस्सा मिल गया, जो आज भी भारत का हिस्सा है। लेकिन भूटान मोटे तौर पर स्वतंत्र रहा। अब अगर आए आज़ादी के टाइम पर यानी 1947 में, तो नेपाल और भूटान दोनों पहले से ही आज़ाद थे। इसलिए इन दोनों में से किसी को भी भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए नहीं कहा गया। जबकि सिक्किम ब्रिटेन के अधीन एक रियासत थी, यानी एक प्रोटेक्टरेट था। इसलिए आज़ादी के काफ़ी सालों बाद 1970 के दशक में ये हिस्सा भारत में शामिल हो गया। एक और वजह मानी जाती है भूटान और नेपाल के भारत में ना मिलाने की।
और वो ये है कि दोनों ही देश चीन और भारत के बीच एक बफर स्टेट का काम करते हैं। यानी कि ये दोनों देश भारत और चीन के बीच एक खाली जगह छोड़ते हैं जो युद्ध की संभावना को कम करने का काम करते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि इन दोनों देशों के ऊपर बसे यानी नॉर्थ में चाइना ने इस पर कब्जा क्यों नहीं किया। तो देखा जाए दोस्तों तो चाइना ने इन राज्यों को तिब्बत का विस्तार माना था। 18वीं सदी में तिब्बत एक कठपुतली राज्य था चाइना का। ठीक ऐसे ही नेपाल ने 1788 में चाइना पर हमला किया। हालांकि इस हमले में चाइना को जीत मिली और चीन ने नेपाल को सालाना ट्रिब्यूट देने की शर्त पर छोड़ दिया। उन्होंने कभी भी नेपाल को जीतने की या फिर यहाँ शासन चलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि नेपाल एक पहाड़ी और लैंड लॉक्ड देश है जहाँ पर शासन चलाना बहुत मुश्किल था। दूसरी वजह यह भी थी कि नेपाल के दूसरी ओर ब्रिटेन का कब्जा था। अगर चाइना नेपाल पर कब्जा करेगा तो वहाँ कंट्रोल बनाए रखना मुश्किल होगा, क्योंकि ब्रिटेन और नेपाल दोनों के बीच में झगड़े होते रहेंगे। इसलिए चाइना के किंग राजवंश ने नेपाल पर हमला नहीं किया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी है कि नेपाल में मौसम भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। हिमालय से करीब होने के चलते यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। यही वजह है कि नेपाल जाने वाले लोग सर्दियों के कपड़े हमेशा लेकर चलते हैं। वैसे तो ठंड इस बार भारत में भी खूब पड़ रही है और आपको महसूस भी हो रही होगी। इसीलिए मैंने अभी एक जैकेट ट्राई किया मिंत्रा से। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जैकेट है जिसे आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ठंड आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है और ये जैकेट ठंड रोकता है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसे आप ज़रूर देखिएगा। इन्हीं वजहों से चाइना ने भूटान को भी अटैक नहीं किया। भूटान का जो भूगोल है, ज्योग्राफी, वो भी काफ़ी मुश्किल है, जहाँ पर शासन चला पाना बहुत मुश्किल है। उसके तिब्बत के साथ घनिष्ठ संबंध भी थे और भूटान को जीतने से ज़्यादा फायदा नहीं होता। और इसके अलावा जब अंग्रेज आए और भूटान को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले आए तो उन्हें डर था कि कब्जा करने का मतलब युद्ध होगा। चीनियों को इस बात की भी बड़ी चिंता थी कि ब्रिटेन तिब्बत को भी अपने प्रभाव में ले लेगा। इसलिए जब नेपाल और भूटान को ब्रिटेन ने मान्यता दी तो मौका देखकर चाइना ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। फिर जब चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई तो माओ ने यह कहना शुरू कर दिया कि भूटान और नेपाल दोनों ही तिब्बत का विस्तार हैं, इसलिए उन्हें चीन में होना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि दोनों देशों पर कब्जे के लिए कभी भी हमला नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें भी पता है अंदर ही अंदर कि चाइना के लिए यहाँ पर शासन चलाना बहुत मुश्किल काम है। तो दोस्तों ये थी कहानी कि क्यों चाइना और भारत ने नेपाल या फिर भूटान पर कब्जा नहीं किया। दोनों की अपनी अपनी वजहें हैं। आपको इनमें से किसकी वजह ज़्यादा सही लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।